नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर डीके सिंह और हम दोनों आपके सामने हमारा इस साप्ताहिक शो पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड का एक ताज़ा तरीन एपिसोड लेकर हाजिर हैं। आज के एपिसोड में आपको रिकैप एक दे दूं तो हम बीजेपी की राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटका और बंगाल में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल पे चर्चा करेंगे। तो बिना वक़्त ज़ाया किए डीके जी। सवालों से हुँ। शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आ रहा है, इनका यूज़र नेम बहुत ही मज़ेदार है, इनका यूज़र नेम संतूर डैड है। ये बोल रहे हैं कि बीजेपी ने अपने राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, इस पर आपकी क्या राय है और क्या आपको इसमें कुछ दिलचस्प लगा? कई चीज़ें हैं, लेकिन देखिए एक लार्जर पिक्चर अगर इसको देखें, अब बीजेपी की राज्यसभा की लिस्ट को देखें, राज्यसभा नॉमिनीज़ का और कांग्रेस के नॉमिनीज़ का लिस्ट देखें। इससे आपको पता चलता है कि पार्टीज़ की प्रायोरिटी क्या है जी। और दोनों पार्टी में जो अभी भी जो एक डिफ़रेंस है, उनके बेस का, वो क्या हुँ, एक आपको इंडिकेशन देगा। हुँ, अब बीजेपी की राज्यसभा लिस्ट अब देखें, इसमें अलका गुर्जर है राजस्थान से, काफ़ी पुरानी मतलब कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशनली जो है संगठन के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है, जी। काफ़ी दिनों तक काम किया, उनको अब जाके राज्यसभा में भेजा है। सतीश पूनिया राजस्थान बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, काफ़ी एक्टिव हैं, उनको लाया गया है। आप उड़ीसा से देखें देवाशीष सामंतराय हैं, अब वो बीजेडी छोड़ के वो बीजेपी में आए, नेचुरली उनको जो इसको रिवार्ड हुँ, किया गया। फिर आप बाकी लिस्ट में देखें, अब अरुणाचल से हैं जैसे ताई तगाक, हुँ, अब वो फॉर्मर अरुणाचल प्रदेश प्रेसिडेंट रहे हैं, वो बहुत पुराने हैं, मतलब 1980s से जुड़े हुए हैं, एबीवीपी से शुरू किया था, हुँ, अब तक साथ में पार्टी के रहे हैं, उनको फिर रिवार्ड किया। आप फिर देखें मध्य प्रदेश से जैसे दिया है तरुण चुग। अब तरुण चुग ठीक है, पंजाब से हैं, जाने-माने चेहरे हैं, वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी हैं बीजेपी के। हालाँकि वो 2 बार एमएलए का चुनाव हार चुके हैं पहले, जी। लेकिन यहाँ काफ़ी एक्टिव रहे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। और पंजाब का इलेक्शन अगले साल होने वाला है, फिर उनको दिया गया है। फिर मध्य प्रदेश से दूसरा जो आप देखें रजनीश अग्रवाल, और रजनीश अग्रवाल वहाँ सागर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और उनको बूथ का भूत कहा जाता है, मतलब बूथ मैनेजमेंट उनका इतना स्ट्रांग है, मतलब जी। ऑर्गेनाइजेशनली वो हुँ, इस तरह स्ट्रांग रहे हैं, फिर उनको इस तरह से जाकर रिवॉर्ड करना। फिर आप मणिपुर से देखें ए शारदा देवी, वो वहाँ के मणिपुर की बीजेपी की प्रेसिडेंट हैं, उनको राज्यसभा में लाया जा रहा है। फिर आप 4 गुजरात से हैं, उनको देखेंगे, हुँ, तो उसमें आपको दिखेगा कि जैसे कैसे 2 ओबीसी है, 1 ट्राइबल्स हैं, एक एक ट्राइबल है, और अलग-अलग रीजन से 2 सौराष्ट्र से देखेंगे, 1 नॉर्थ से, 1 सेंटर से, और ये सारे ऑर्गेनाइजेशन अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में ये सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। जी। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि ग्राउंड लेवल तक जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते रहे हैं, उनको बीजेपी ने रिवॉर्ड किया है सब जगह से। कि दिल्ली में आपने बहुत उनमें से कइयों का नाम नहीं सुना होगा, हुँ, लेकिन ग्रास रूट्स लेवल पे वो काफ़ी एक्टिवली काम करते हैं। हालाँकि जहाँ दिलचस्प बातें ये हैं तो उसमें देखिए कि अब उस एक ये था कि अब रवनीत सिंह बिट्टू को क्यों नहीं दिया गया पंजाब, मतलब उनको कहीं से देना चाहिए था। जी। अब रवनीत बिट्टू खास करके बहुत लोगों की क्यूरियोसिटी, एक तो यूनियन मिनिस्टर हैं। अब उनका जैसे इस महीने में उनका राज्यसभा वाला टर्म खत्म हो रहा है। तो अगर आप राज्यसभा में फिर से नॉमिनेट उनको नहीं करते हैं, तो इसका मतलब होगा कि फिर उनको मिनिस्ट्री भी उनकी जाएगी। जी। लेकिन बात वो चल रही है कि उनको फिर पंजाब में वहाँ असेंबली इलेक्शन चुनाव लाया जाएगा। हुँ, तो एक चर्चा का जो है एक वो है, एक दूसरे एमओएस हैं जॉर्ज कुरियन, उनका भी राष्ट्रसभा लैप्स हो रहा है, उनको भी नहीं दिया गया। तो ये देखिए चर्चा चल रही है क्यों नहीं दिया गया, चलिए रवनीत बिट्टू पंजाब जाएँगे, केरला में इलेक्शन हो चुका था, हुँ, इनको शायद ज़्यादा उसका कुछ वो नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनको चाहिए अब। लेकिन मेन जो आपका बीजेपी में स्टैम्प दिखेगा, वो दिखेगा कि जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन पे जो ग्रास रूट्स लेवल पे सालों से काम करते जा रहे हैं बीजेपी के लिए, उनको इन्होंने रिवार्ड किया है। जी। कांग्रेस का लिस्ट देखिए, कांग्रेस में हुँ, देखिए मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, 83 इयर्स ओल्ड, फिर से उनको नॉमिनेट किया गया था। उन्होंने खुद अपने आप को रिनॉमिनेट किया, एक तरह से कांग्रेस प्रेसिडेंट है वो। तो चलिए प्रेसिडेंट है उनका, फिर अगला टर्म एज की बात नहीं की जाए, हुँ, मतलब उनका सीनियरिटी को देखते हुए फिर से रिनॉमिनेट किया। लेकिन उनके साथ देखिए अब पवन खेरा हैं, पवन खेरा काफ़ी वोकल रहे हैं, काफ़ी मौखिक रहे हैं, उनका ग्रास रूट्स पे कोई प्रेजेंस नहीं है। हुँ, लेकिन दिल्ली लेवल पे एक पार्टी के चेहरे के रूप में बहुत ही मुखर रहे हैं, तो शायद पार्टी को लगता है कि वो राज्यसभा में वही चीज़ से दोहराएँगे जो बाहर करते हैं, जी। एग्रेसिव वोकल फेस जो है। ख़ास करके जब उनका एक वहाँ तो उनका केस चल ही रहा है असम में, हुँ, जिन्होंने हिमंता बिश्व जी, शर्मा जी। की वाइफ़ को लेके, उनका नेशनैलिटी को लेके, हुँ, पासपोर्ट्स को लेके, मतलब कि इतने पासपोर्ट्स इसी जगह के हैं, उसको लेके आरोप लगाया था, जिसके बाद केस शुरू हो गया कि सारे झूठे हैं। जी। तो वो ऑलरेडी बैकफुट पे है, तो शायद ये भी एक कांग्रेस का तरीका होगा कि चलो इनको राज्यसभा में डाल के थोड़ा-सा आगे उनको एक प्रोटेक्ट किया जाए।
मंसूर अली खां, एक अगर ऑर्गेनाइजेशन में मानेंगे तो मंसूर अली खां को जिन्होंने दिया है कर्नाटक से, ये थोड़ा स्ट्रांग है। ये पहले जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे के रहमान खान, उनके बेटे हैं। इस बार बेंगलुरु सेंट्रल से चुनाव लड़े थे पिछली बार लोकसभा का। कुछ 20-22 हज़ार वोटों से हारे थे, लेकिन ये जाने जाते हैं जो कि ग्राउंड पे काफ़ी काम करते हैं। हुँ, कर्नाटक के अंदर भी केरला में जहाँ-जहाँ चुनाव हुए, ये ऐसी सेक्रेटरी है, काफ़ी एक ऑर्गेनाइजेशनल मैन अगर देखेंगे पूरी लिस्ट में, तो एक आपको मंसूर अली खान दिखेंगे। जी, तो वो उनका चॉइस, मैं कर्नाटक में बात भी कर रहा था लोगों से, उन सबको लगता है नहीं चॉइस सही है। लेकिन बाकी सब नाम देखेंगे, मीनाक्षी नटराजन, वो एक बार एमपी रही हैं वो। वो राहुल गांधी के इर्द-गिर्द वो जो सर्किल है राहुल गांधी के हुँ, इर्द-गिर्द का, उसकी वो माने जाते हैं वो। उनको वापस लाके देखिए, वहाँ दिग्विजय सिंह रिटायर कर रहे हैं, लेकिन उनको रिनॉमिनेट नहीं किया गया, क्योंकि उनका उस समय अब हाईकमान के साथ उस तरह यहाँ उनकी नहीं चलती है जितनी, या फिर ऐसा नहीं कि कमलनाथ को लाया जा रहा हो। जी, मीनाक्षी नटराजन, उनको थोड़े दिन पहले तेलंगाना का इंचार्ज बना के भेजा गया, अब राज्यसभा भी भेज दिया गया है। तो ये राहुल गांधी के कोटे से कह सकते हैं कि उनकी टीम जो है। हुँ, नीरज डांगी ऑलरेडी राज्यसभा में थे, राजस्थान के हैं, 3 बार एमएलए का चुनाव हार चुके हैं वो। लेकिन पिछली बार भी राज्यसभा दिया था, फिर से रीनॉमिनेट किया। मैं राजस्थान के किसी नेता से पूछ रहा था। अब उन्होंने कहा कि देखिए, इनके पास पेट्रोल पंप है, स्कूल चलाते हैं, बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं, तो आप जो भी कारण रहा हो, लेकिन पॉलिटिकल उनका कोई ऐसा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं रहा राजस्थान में, लेकिन ठीक है। मतलब जिस कारण से भी पार्टी ने जी, दिया हो, वो पार्टी हाईकमान हुँ, जाने। इंटरेस्टिंग नाम देखेंगे आप, प्रवीण चक्रवर्ती, जो कि ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के चेयरपर्सन हैं और डेटा एनालिटिक्स के। अब यही थे प्रवीण चक्रवर्ती, अगर आपको याद हो, तो चुनाव के पहले ये गए थे मिलने के लिए विजय से। जब डीएमके की पार्टनर थी कांग्रेस, जी, उस समय ये मिल के आए थे विजय के साथ। तो उसी समय से कोशिशें जारी थी। तो चुनाव के पहले तो नहीं हुआ, चुनाव के बाद जो हुआ है डीएमके विजय के साथ कांग्रेस का, सबको पता है। फाइनली उनको रिवार्ड दिया गया। काफ़ी पहले से ही राज्यसभा के लिए लगे हुए थे। तो डीएमके की तरफ से तो कभी उनको मिला नहीं, मतलब पहले मिला भी कांग्रेस को एक कोटा, तो इनका शेयर नहीं है। लेकिन हुँ, इस बार विजय वाले में, कांग्रेस विजय के साथ जाने में इनको सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है। करते क्या है प्रवीण चक्रवर्ती पार्टी के लिए, बहुत लोगों को पता नहीं है। कहने को डेटा एनालिटिक्स, अब डेटा एनालिटिक्स से कांग्रेस को क्या फ़ायदा हो रहा है? लास्ट जहाँ तक मुझे याद है, जब राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया था, जी, तो उस समय डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट हम लोगों को कहा गया, उन्होंने राहुल गांधी को फीडबैक दिया कि नहीं, एकदम वो नारा चालू रखिए, क्योंकि 75% अप्रूवल रेटिंग है। हुँ, यही इन्हीं का डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट का वो सपोर्ट था राहुल राहुल गांधी के नारे को। उसका परिणाम हमें पता है। बाकी क्या होता है डेटा एनालिटिक्स से पता नहीं, प्रोफेशनल कांग्रेस ने अब तक क्या किया है पता नहीं, बट खैर ठीक है। राहुल गांधी के फिर वही राहुल गांधी का कोटा जो है उनके आस-पास वालों का, जिनका ग्रास रूट से कोई लेना नहीं होता। हुँ, देखिए, आप हाईकमांड्स के जितने आप नज़दीक रहते हो, उसका रिवॉर्ड मिलता है। तो लार्जली ये देखेंगे उसको कि जो नॉमिनेशन देखें कांग्रेस का, नॉमिनेशन बीजेपी का देखें। बीजेपी में आपको रिवार्ड उनको किया जाता है जो ज़मीनी स्तर पे काम करते रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते रहते हैं। जी, कांग्रेस में आपको रिवार्ड मिलना हो अगर, तो आपको बेसिकली आपको यहाँ सर्किल मतलब घूमना पड़ेगा एआईसीसी हेडक्वार्टर्स में। हुँ, किसी तरह से आप राहुल गांधी के घेरे में रहिए, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के पास में हो, तो आपको इस तरह से आपको रिवार्ड मिलता है। तो दोनों का क्राइटेरिया जो है बहुत क्लियर है, और उसका इम्पैक्ट आपको दिखता है जो दोनों पार्टी के साथ जो हो रहा है ग्राउंड पे। क्यों कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाती जी। है, और क्यों बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन लगातार जो है सशक्त होती चली जाती है। देखिए, अगला सवाल लूँगी नरेंद्र आर्या का। वो बोल रहे हैं कि भाजपा ने अन्नामलाई को पीछे करके बहुत बड़ी भूल की, पर अब लगता है कि अन्नामलाई भाजपा से अलग होकर एक भूल करेंगे। तमिलनाडु में डीएमके, एआईएडीएमके और टीवीके सब एक ही मानसिकता के दल हैं। इतनी बड़ी जनता को सनातन धर्म में आस्था रखती है, उन इनके फ़िल्मी किरदारों में उलझकर अपने मत को इनके पक्ष में डाल देती है और ये दल खुलेआम सनातन पर विवादास्पद बयान देते रहते हैं। इनसे सामना करने के लिए अन्नामलाई और भाजपा का एकजुट होकर काम करना ही एक सही कदम होगा, वो बोल रहे हैं। देखिए, अन्नामलाई भाजपा से कितना अलग हुए हैं, कितना करेंगे, हुँ, ये मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ इस पूरे मामले में। बिकॉज़ जी। ये पहली बार आप देखेंगे कि जब अन्नामलाई ने दिसंबर 2025 में ही इनको इन्फॉर्म कर दिया था कि मुझे हुँ, पार्टी छोड़ना है। हुँ, फिर इनको कहा गया अच्छा चुनाव के बाद छोड़ना। अब बीजेपी में ऐसा नहीं है किसी को पार्टी छोड़नी हो और बीजेपी कहे कि नहीं कुछ दिन रुक जाओ फिर छोड़ हुँ, देना। हुँ, फिर रेजिग्नेशन आप देते हो, उसके बाद भी बीजेपी के प्रेसिडेंट आपसे मिलते हैं, होम मिनिस्टर मिलते हैं आपसे दिल्ली में। मतलब आपको रेड कार्पेट मिलता है हाई कमांड से, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप पार्टी छोड़ रहे हो। जी। तो बहुत ही क्यूरियस बातें हैं कि
किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं होता कि कोई पार्टी छोड़ के जा रहा हो और इतना रेड कार्पेट तो सारे बड़े नेता आपसे मिल रहे हो। तो खैर मतलब जो भी बातें हुई हमें पता नहीं है कि ये ना मतलब हुँ, कि अमित शाह जी से क्या बात हुई या फिर नितिन नबीन जी से क्या बात हुई। लेकिन क्यूरियस केस वही है कि जी। पार्टी छोड़ने के बाद भी ये सद्भाव बना हुआ है पूरी हुँ, तरह हुँ, से। तो हुँ। आगे ये क्या सद्भाव किस फॉर्म में आएगा पता नहीं। लेकिन देखिए अन्नामलई का पार्टी में रहना मुश्किल था बिकॉज़ जब भी बीजेपी ने एक उन्होंने जो स्ट्रैटेजी के उनका जो एक डिसीजन था, स्ट्रैटेजी थी वहाँ पे कि पिछले इलेक्शन में एआईएडीएमके के साथ जाना है बिकॉज़ बीजेपी अपने आप में वहाँ कोई फ़ोर्स है नहीं। हुँ, और अपने रिजल्ट में भी देखा करीब 33 सीट्स पे बीजेपी लड़ी, केवल 1 सीट जीती। इनका टोटल वोट शेयर केवल 3% है। हुँ, तो बीजेपी कोई फैक्टर नहीं है तमिलनाडु में। अन्नामलाई काफ़ी एम्बिशियस हैं, तो उनको बीजेपी लीडर होते हुए बहुत ज़्यादा अपना भविष्य नहीं दिख रहा होगा, अभी की स्थिति में। जी। और फिलहाल बीजेपी में चूँकि बीजेपी और एआईएडीएमके अभी भी अलायंस पार्टनर्स हैं और अन्नामलाई एकदम इसके खिलाफ थे, कि उनका था कि हम बीजेपी को अकेले बीजेपी को लेके हम आगे बढ़ाएँगे, एआईएडीएमके के साथ नहीं, वो टाई अप के खिलाफ थे। हुँ, तो उनको निकलना पड़ा बिकॉज़ बीजेपी को अभी भी एआईएडीएम की ज़रूरत है बिकॉज़ ये अपना अपना अस्तित्व है नहीं बीजेपी को। हुँ, आगे देखिए कब तक चलता है बिकॉज़ ईपीएस जो आपके एआईएडीएम के जनरल सेक्रेटरी हैं, उसके सुप्रीमो जो हैं, वो शुरू से उनको रिज़र्वेशन रहा है बीजेपी के साथ जाने में। मजबूरी में गए बीजेपी के साथ वो, लेकिन कभी वो कंफर्टेबल नहीं रहे हैं कि तमिलनाडु पॉलिटिक्स में, उनके द्रविडियन पॉलिटिक्स में बीजेपी के साथ उनको सूट नहीं करता। हुँ, तो कब तक बीजेपी एआईएडीएम के चलेगा देखेंगे, लेकिन जब तक चल रहा है तब तक भी अन्नामलाई के लिए उसमें जगह नहीं होगी। क्योंकि अन्नामलई को हटाना ही पड़ा था एज बीजेपी प्रेसिडेंट वहाँ से बिकॉज़ उसके उनके साथ ईपीएस जाने को तैयार नहीं थे। जी। तो उनके पास अन्नामलई के पास ज़्यादा कोई ऑप्शन बचा नहीं था। अभी जो इन्होंने जो प्लंज लिया है कि एक हम खुद पार्टी बनाएँगे, पहले पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, फिर पार्टी बनाएँगे, अगला इलेक्शन लड़ेंगे। अब इतना आसान नहीं होता। देखिए नई पार्टी बनाना, चुनाव लड़ना, इसमें आप सैकड़ों करोड़ों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज़ ऐसे कहीं पे जो है कोई अब कोई डोनेट नहीं करने जा रहा है। तो बहुत टफ होगा। दूसरी बात कि जो एक स्पेस जो था नॉन द्रविडियन पॉलिटिक्स के लिए स्पेस जी। कि डीएमके एआईडीएम को जो एस्टेब्लिश्ड पार्टीज को छोड़ के जो लोग अल्टरनेटिव देख रहे थे उस स्पेस को अभी विजय ने भर दिया है। तो अन्नामलाई उसमें से अपने लिए कितना स्पेस बना पाएंगे ये क्यूरियस चीजें हैं। लेकिन इस तरह का स्टेप जबकि बीजेपी हाईकमांड आपको इतनी इज्जत दे रही हो हुँ, छोड़ते छोड़ते तक आपने दिसंबर में रिजाइन किया, जून में आप आके मिलते हैं, हुँ, पार्टी का हाईकमांड आपसे बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से आप लोगों की बातचीत होती है, आप वापस जाते हैं हुँ, कि भाई हम अलग मूवमेंट चलाएँगे। तो ये जो है क्या गुल खिलाएगा आगे? अन्नामलाई क्या करते हैं और बीजेपी से उनका क्या रिलेशनशिप रहता है? मतलब बाहरी तौर से, अंदरूनी तौर से जैसे भी, वो एक देखने वाली बात होगी। ठीक है, अगला सवाल भी तमिलनाडु की राजनीति से ही जुड़ा लूँगी। विशाल कुमार यादव ने लिखा है, डीके जी, आपके पिछले 2 पॉलिटिकली इनकरेक्ट उन्होंने लिखा है, बहुत ही शानदार थे। पॉलिटिकली करेक्ट मेरे ख़्याल से खैर बोलना वो चाहते उन्होंने होंगे। जानते-बूझते ही लिखा जी, होगा तो जी। ठीक है। चलिए, वो बोल रहे हैं कि मैं अभी चेन्नई में ही हूँ और मेरा सवाल है कि आखिर आप क्यों कह रहे हैं कि विजय की सरकार को स्टालिन कभी भी गिरा सकती है? मुझे तो लोगों की बात सुनकर लग रहा है कि एआईडीएमके को सबने खत्म हुआ मान लिया है और डीएमके और एआईडीएमके से तंग है। किसी भी दिन अगर डीएमके के पूर्व साथी विजय की सरकार गिराने आएँगे, विजय के पास हमेशा एआईडीएमके के 25 से 30 विधायकों का साथ होगा और कांग्रेस को सरकार में रहकर कुछ चंदा पाने का मौका है यहाँ। वैसे भी उसके 18 विधायकों की कोई वैल्यू तो थी नहीं डीएमके के समय में। देखिए ये केवल कांग्रेस की बात नहीं है। वहाँ पे 234 मेंबर असेंबली है, चूँकि हुँ, विजय चूँकि एक से रिज़ाइन कर चुके हैं, 2 जगह से जीते थे। 233 बचा, उसपे 117 आपको मेजॉरिटी मार्क है। आपने देखा फ्लोर टेस्ट जब हुआ, जो विजय सरकार जीती, हुँ, उस समय तो करीब 25 एआईएडीएमके के रेबेल एमएलएज उन्होंने सपोर्ट किया इनका। जी। लेकिन उसके बाद के दिनों में आपने देखा है कि रेबेलियन जो है जो खत्म हो गया हुँ, मोस्टली। मतलब वेलुमनी जो है सो रेबेल फैक्शन को जो लीड कर रहे थे, उनका कंप्रोमाइज़ हो गया है अपनी पार्टी से ईपीएस से। और ज़्यादातर एमएलएज तो इन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी जो डाला था एआईएडीएमके ने, मतलब ईपीएस ने जो डाला था पिटीशन, वो सब भी विथड्रॉ हो गया है। उन्होंने सपोर्ट उधर से जो है सो अपना लेटर फिर वापस ले लिया। तो एआईएडीएम का जो एक विद्रोही खेमा जो गया था विजय के साथ, अब उनके जी। पास नहीं है। हाँ, इस बीच में ये हुआ है कि 4 एआईएडीएमके के विधायक रिज़ाइन करके विजय की पार्टी टीवी के जॉइन कर चुके हैं, हुँ, लेकिन अब उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। जीत के आएँगे फिर वो उनका इम्पोर्टेंस होगा। लेकिन अभी की जो स्थिति है,
अभी भी देखिए, अगर 117 अगर अभी चाहिए आपको मेजॉरिटी में, तो जिसमें विजय की अपनी पार्ट टीवी की है 117, 107, हुँ, आपको 10 और चाहिए, उसमें 5 हो गए कांग्रेस के। हुँ, बाकी अब डिपेंड कर रहे हैं, दो एमएलएज हैं, जैसे सीपीआई, सीपीएम, आईयूएमएल, वीसीके। अब ये पार्टी जो है, ये जब विजय को ज्वाइन भी कर रहे थे, तब भी इन्होंने मेंटेन किया था कि नहीं, डीएमके से उनका रिश्ता नहीं टूटा है, हुँ, बस राष्ट्रपति शासन नहीं लगे, इसलिए हम आ रहे हैं इनको सपोर्ट करने के लिए। जी। तो अनलाइक कांग्रेस, जिसने कि डीएमके से रिश्ता तोड़ लिया है, इन पार्टियों का रिश्ता जो बना ही हुआ है। ये डिपेंड करता है कि विजय सरकार अभी से आगे क्या कर पाती है। हुँ, कि अगर विजय सरकार ने अगले 1 साल में, क्योंकि 6 महीना साल भर रहेगा, डीएमके भी डिस्टर्ब करने के पहले कुछ सोचेगी कि ऐसा ना हो कि फिर से पार्टी आप चुनाव करवाओ हुँ, और फुल मेजॉरिटी में विजय वापस आ जाए, जी। जो कि अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली में हुआ था। हुँ, 2013 में फ्रैक्चर वर्डिक्ट आया, हुँ, कांग्रेस ने सपोर्ट तो कर दिया, लेकिन केजरीवाल ने बहुत स्मार्टली जो है सो 49 डेज के बाद ही जो है सो अपना हुँ, छोड़ के फिर से चुनाव फोर्स किया हुँ, और फुल मेजॉरिटी के साथ आ गए वो केजरीवाल। तो विजय वो करेंगे या फिर विजय देखते चले जाएंगे आगे, जितना अगर उन्होंने डिलीवर किया अगले 6 महीने साल भर में, तब हुँ, फिर डीएमके के लिए मुश्किल हो जाएगी फिर उनको डिस्टेबलाइज करना। जी। या साल भर में डीएमके एक्सपेक्ट कर रही है कि ये सरकार एक्सपोज हो जाए, मतलब जो एक स्टारडम के बल पे जो आए हैं, हुँ, गवर्नेंस में वो फेल करे, तो एक लोगों में फाइनली एक डिसइंटेंटमेंट होगा कि नहीं, विजय चला नहीं, जी। तो फिर आप शायद गिराए। और तब इसमें जितना थिन इनका मेजॉरिटी है, अगर हुँ, निकाल दीजिए एआईडीएमके के डिफेक्टर्स को, हुँ, तो उतनी थिन मेजॉरिटी में कुछ पार्टीज को वापस लाना इधर-उधर बहुत आसान होगा इनके लिए। अगर चाहे नंबर्स जिस तरह के हैं, खास करके तब जबकि विजय अभी भी सीपीआई, सीपीएम, आईयूएमएल और वीसीके का उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि वो सपोर्ट करेंगे ही। डिपेंड करेगा आगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे इमर्ज करती है सरकार, कैसे परफॉर्म जी। करती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तक डीएमके इस स्थिति में है, खास करके जबकि एआईडीएमके में सुलह हो गई है, उनका वो स्प्लिट रहा नहीं है हुँ, वो। हुँ। तो इसलिए इसलिए मैंने कहा था कि अभी भी डीएमके डिपेंड करती है, लेकिन आगे देखते हैं फिर क्या होता है। देखिए, अगला सवाल ललित शर्मा का है, बोल रहे हैं आपने पिछली बार मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा था कि कैबिनेट बदलाव और प्रधान के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरा अनुमान है कि अधिक मास के समाप्त होने पर 16 के बाद कैबिनेट बदलाव होगा, जिससे प्रधान नहीं रहेंगे जिसमें। बोल रहे हैं बेशक जैसा आपने पॉलिटिकली करेक्ट में कहा है कि और भी निराशाजनक मंत्री हैं, पर मेरे हिसाब से किसी भी मंत्री की नाकामी का इतना व्यापक असर नहीं रहा जितना शिक्षा पर रहा है। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक लगभग आधे लोगों ने कहा है कि वो किसी ना किसी को जानते हैं जो इससे प्रताड़ित हुआ है। प्रधान आरएसएस से आते हैं, क्या आरएसएस के इस पर कोई अपने विचार हैं? देखिए, जनरली जो एक गवर्नेंस में ड्रिफ्ट है, उससे आरएसएस चिंतित तो है, लेकिन हुँ, आरएसएस से किसी खास मिनिस्टर के खिलाफ, मैं एटलीस्ट मेरे इंटरैक्शन में मैंने किसी खास मिनिस्टर के खिलाफ सुना नहीं है। हुँ, इंटरनली कुछ और हो जो मुझे पता नहीं है, तो वो दूसरी बात है। जहाँ तक कब फेरबदल होगा वो पक्का है, बिकॉज़ देखिए 2 साल हो गया है। जी। जनरली आप एक मिड टर्म के अराउंड जो है सो वैसे भी होता है। प्लस इकोनॉमी से लेके बहुत सारे, जो मैंने पिछले पॉलिटिकली करेक्ट में कहा था, इतनी चीज़ें हैं कि शायद प्रधानमंत्री अगर वो लंबा देख रहे हैं 29 के बाद भी आगे कैसे होगा, तो हुँ, उनको अभी से एक कहते हैं ना फ्रेश गार्ड लेना क्रिकेट में, जी। कि अब इनिंग्स में फ्रेश गार्ड लेके फिर से शुरू करते हैं, तो वो शायद प्रधानमंत्री कोशिश करेंगे। बिकॉज़ अभी जो एक जनरल नैरेटिव चला हुआ है, वो नेगेटिव जा रहा है कि सरकार में मतलब एक पॉलिसी पैरालिसिस हो गई है, काम ठीक से हो नहीं रहा हुँ, है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो वो नैरेटिव चेंज करने के लिए पीएम को थोड़ा फेरबदल करना पड़ेगा। और इसलिए मैंने कहा था कि अभी भी देखिए, जब मैं रवनीत सिंह बिट्टू की बात की या जॉर्ज कुरियन की बात की कि इनको ये मिनिस्टर्स हैं, जी। इनको राज्यसभा इनका टर्म खत्म हो रहा है, तो रीनॉमिनेट नहीं करने का इंडिकेशन ये भी है कि अगर इनको शायद कंटिन्यू नहीं करें, तो उसमें फिर आपको ये इंडिकेशन मिलता है कि शायद फेरबदल होने वाला है कभी भी। या नितिन नबीन का भी जो एक नई टीम आने वाली है पार्टी में, वो अब तक अनाउंस नहीं हो रही है, हुँ। क्योंकि दोनों को साथ-साथ ही होना है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि कब कर देंगे प्रधानमंत्री, लेकिन जल्द ही होने की संभावना है उसकी।
डीके अब बंगाल की तरफ रुख करते हैं। विपिन गुप्ता बोल रहे हैं कि बंगाल और टीएमसी से रिलेटेड उनका सवाल है। टीएमसी अभी 2 पार्ट में टूट चुकी है, एक ममता लेड टीएमसी और दूसरी नॉन ममता लेड टीएमसी। क्या ममता बनर्जी का पॉलिटिकल फ्यूचर खतरे में है? क्या कुछ एमपीज़ टीएमसी से अलग होके बीजेपी जॉइन कर सकते हैं? इसके साथ ही एक जुड़ा सवाल लूँगी रंजीत पाल का। वो बोल रहे हैं, क्या ये अजीब बात नहीं है कि विधानसभा चुनाव में लगभग 40% वोट पाने के बावजूद बंगाल में टीएमसी इतनी तेजी से बिखर रही है, ये कैसे संभव है? देखिए, उसमें थोड़ा-सा बहुत रैपिड उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। पहले जैसे आपने देखा कि 58 एमएलएज़ ने जो साइन कर दिया कि रेबेल एमएलए जो है जी। एक्सपेल जी, पार्टी से जी। एक्सपेल हो चुके हैं, रीता बनर्जी, हुँ, उनके साथ चले गए थे। हुँ। तो अभी जो मीटिंग असेंबली में हुई है उनकी कल, उसमें केवल करीब 30-32 विधायक ही रेबेल्स पहुँचे थे। बहुत सारे हुँ। 58 सारे जो सिग्नेचर वाले थे वो नहीं पहुँचे थे जी, उसमें। जी। और जो पहुँचे भी थे वो भी उसमें से आधे कह रहे हैं कि हम ममता बनर्जी को ही अपना पार्टी चेयरपर्सन हम मानेंगे। हुँ, जो ये कह रहे हैं रीता बनर्जी की आप हमारे चीफ एडवाइज़र उनको जी। बनाएँगे, वो नहीं, वो अभी भी ममता बनर्जी को छोड़ने को तैयार उस तरह से नहीं है। तो अब रेबेल के साथ ये नहीं है कि ओरिजिनल पार्टी बनेगी, तो रेबेल कैंप में भी स्प्लिट हो रहा है, उतना यूनाइटेड रहा नहीं, वो रीथिंक चल रहा है। आई एम श्योर ममता बनर्जी और वो भी रीच आउट कर रहे जी। होंगे। बट ये फैक्ट है कि पार्टी में स्प्लिट तो होगा, कितना बड़ा स्प्लिट होता है वो देखना है। हुँ, अब लोग कह रहे हैं शिवसेना टाइप, अब शिवसेना में अगर हाँ 58 एमएलए उधर जाते तो फिर देखते हैं, जैसा आपने ही अपनी स्टोरी में कहा, अगर लीगली देखें तो ममता बनर्जी अभी साउंड ग्राउंड पे हैं, बिकॉज अनलेस वो स्पीकर ने कह दिया है। अब ये थोड़ा हुँ। सा स्ट्रेंज है कि वेस्ट बंगाल असेंबली के स्पीकर ने डिसाइड कैसे कर लिया कि इनको एलओपी डिक्लेयर कर दिया। जी। जैसा आप ही ने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को महाराष्ट्र वाले मामले हुँ, में पढ़ के आपने जो कहानी लिखी है कल, उसमें बहुत क्लियर आ रहा है कि अब एलओपी कौन होगा ये पार्टी का डिसीजन है। हुँ। स्पीकर डिसाइड नहीं कर सकते। आपकी मेजॉरिटी, आपकी कितने भी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हो असेंबली के अंदर, उसके बेसिस पे एलओपी स्पीकर नहीं डिसाइड करेंगे। जी। आप इलेक्शन कमीशन में जाएँ, अगर इलेक्शन कमीशन आपको पार्टी का सिंबल दे दे, हुँ, फिर वो तब जो पार्टी का चीफ होगा वो डिसाइड करेगा कि एलओपी कौन होगा। अभी तक की जो लीगल स्थिति है, उसमें एलओपी ऐसे असेंबली स्पीकर डिक्लेयर नहीं कर सकते। खैर, मतलब ये अब ममता बनर्जी अब ये उसको लेके कोर्ट में जाने वाली हैं, तो देखिए उसमें क्या हुँ। होता है। तो वो तो खैर चलिए, ये चल हर एक बार जब भी नई सरकार आती है तो उठा-पटक इस तरह का चलता रहता है, जी। देखते हैं कौन जीतता है, कितना हारता है। हुँ, लेकिन जितने या शिवसेना टाइप की स्थिति नहीं हो, हुँ, ये स्थिति हो या नहीं हो, या एनसीपी टाइप की स्थिति हो या नहीं हो, जहाँ की रेबेलियन कैंप जो है जाके ओरिजिनल पार्टी बन गया, जो इलेक्शन कमीशन ने बाद में उनको रिकॉग्नाइज किया। केस चल रहा है अभी कोर्ट में उसको लेके, फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन उनके पास सिंबल मिल गया, ओरिजिनल पार्टी बन गए। ये क्या एनसीपी तृणमूल कांग्रेस में भी होगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये है कि जो डिसमेंटलमेंट है, स्प्लिट पक्का है, कितना जी। बड़ा होगा हुँ, अब ये नहीं कह सकते। रेबेल ग्रुप ओरिजिनल बन जाएगी पार्टी हुँ, या नहीं बनेगी, या फिर छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ले या जहाँ भी जाए, वो दूसरी बात है। लेकिन स्प्लिट तो होना तय है, कितना बड़ा स्प्लिट होगा वो देखना पड़ेगा। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है इसमें कि जिस पार्टी को ममता बनर्जी ने, उसको कहते हैं ना स्वेट एंड ब्लड से बनाना, हुँ। खून पसीने से उन्होंने बनाया है जी। ओवर डेकेड्स। हुँ, जब से वो कांग्रेस में थी तभी से स्ट्रीट फाइटर रही है, अपनी पार्टी बनाया, उसके बाद से अकेला उन्होंने पार्टी बिल्ड किया। हुँ, अब गलती उनकी हुई कि उन्होंने दे दिया ये अभिषेक बनर्जी को, अपने नेफ्यू को दे दिया। वो थोड़ा इंटाइटल्ड है, उनका जो बिहेवियर रहा है हुँ, पार्टी वालों के साथ, वो अभी से नहीं, चुनाव के बहुत पहले से पार्टी के अंदर में इस पे काफ़ी डिसग्रंटलमेंट, काफ़ी काफ़ी लोग नाखुश थे अभिषेक के व्यवहार से, जिस तरह से वो पार्टी को रन करते हैं। लेकिन ममता बनर्जी चूँकि सीएम थी, उनका पूरा चल रहा है, तो अभिषेक का भी चल रहा हुँ, था। अब जब आप पावर के बाहर होते हैं, पावर के बाहर होने में देखिए कोई भी पार्टी जो बिना आइडियोलॉजी की होती है, जिसकी कोई अपनी विचारधारा कोई इस तरह का होता नहीं है। आप किसी कोई एक पर्सनैलिटी कल्ट ड्रिवन पार्टी जो होती है कि ममता बनर्जी के नाम पे पार्टी चल रही है, वोट उनके नाम पे मिल रहा है। तो ये तब तक पार्टी चलती रहती है बहुत स्ट्रांगली जब तक कि आप पावर में होते हैं, बिकॉज़ वो ग्लू होता है पावर में। और ममता बनर्जी आपको पावर में ला सकती हैं, तो फिर उनके भतीजे भी कुछ भी कर सकते हैं। हुँ, एक बार जब पावर के बाहर जाते हैं, तो फिर वो ग्लू खत्म हो जाता है। तो उसमें स्प्लिंटर होना शुरू होगा ही। तो ममता बनर्जी को फिर से देखिए, वो स्ट्रीट फाइटर रही है, मतलब जानी जाती है हमेशा फाइटर के रूप में। कैसे कमबैक करती हैं देखना होगा। जी। कितने लोग आते हैं, अब एमएलएज़ तो छोड़िए, उनके एमपीज़ भी टूटते हैं क्या? हुँ, कितने एमपीज़ हैं जो कि पार्टी छोड़ के दोबारा चुनाव लड़ के आने की स्थिति में हैं, नहीं हैं? अब काफ़ी कुछ होगा उस पार्टी में, लेकिन अब ममता बनर्जी को, अब अभिषेक को क्या, वो अभी अभिषेक के साथ खड़े होके वो बाकी जो दूसरा ग्रुप है जो कि अभिषेक से खुश नहीं है, हुँ, उसको कहें कि आप बाहर जाओ,
या फिर अपने भतीजे को थोड़ा साइडलाइन करके वो चाहेंगे पार्टी को हम संभाल के रखें। देखते हैं कि ममता बनर्जी आने वाले दिनों में क्या ऑप्शन वो एक्सरसाइज करते हैं। डीके ने जिस आर्टिकल की बात की उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है अगर आप पढ़ना चाहें तो। देखिए इसी से जुड़ा एक और सवाल है संतूर डैड का है कि अब जब टीएमसी 2 हिस्सों में बँट गई है तो क्या आप बता सकते हैं कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय कौन किस तरफ है? जैसे कि पार्टी के बड़े नेता महुआ मोइत्रा, कल्याण बैनर्जी, सागरिका घोष, साइनी घोष वगैरह? देखिए, अभी तक आपने जिन भी नाम आपने लिए हैं ना, हुँ, वो काफ़ी क्लोज़ हैं ममता से। हुँ, तो वो अब वो मेरे ख़्याल से उसमें अब ज़्यादा वो नहीं देखें, बिकॉज़ इतना एंटी बीजेपी जिन नामों को आपने लिया है अभी, जी। बहुत ही एंटी बीजेपी, स्ट्रांगली एंटी बीजेपी स्टैंड रहा है हुँ, उनका। और ममता बनर्जी के लॉयलिस्ट रहे हैं, तो हुँ, इन नामों में तो मुझे लगता नहीं कि इसमें से कोई इधर-उधर होने वाला है। हालाँकि राजनीति में आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो लॉयलिस्ट रहे हैं अभी तक, तो इस खेमे में मेरे ख़्याल से ये नहीं जा रहे हैं। एमपीज़ में पूरा क्लियर आपको नहीं, एक एमपी आपने देखा कि चलो उन्होंने छोड़ दिया, हुँ। लेकिन बाकी सारे अभी तक खड़े हैं इनके साथ, ममता बनर्जी के साथ। अब देखिए, जैसे आगे आगे कैसे-कैसे पासा पलटता है, देखना जी। पड़ेगा। डीके अगला सवाल रोहन नवलकर का है, बोल रहे रिसेंटली डीके शिव कुमार ने सीएम की शपथ ली, डीके और सिद्धरमैया के बीच में इशू कांग्रेस पार्टी ने 3-4 दिन में रिजॉल्व किया। उसके पहले केरला सीएम के पोजीशन के लिए हाईकमान के चहेते कैंडिडेट की जगह वीडी सतीसन को पिक किया और टीएन तमिलनाडु रिजल्ट के ऑलमोस्ट इमीडिएटली बाद टीवीके के साथ अलायंस बनाया और 2 मिनिस्टर्स पाए और 1 राज्यसभा सीट। अब पंजाब के इशू पे काम चालू है। ये कांग्रेस हाईकमांड के सडन अवेकनिंग और रैपिड एक्शन को कैसे देखते हैं और ये कांग्रेस के भविष्य के लिए क्या कहता है? देखिए, सडन अवेकनिंग मैं नहीं बोलूँगा, सबके पीछे अपना-अपना कारण है। एक तो हुँ, तमिलनाडु वाले में मेरा अभी भी मेरी पर्सनल लाइन देखें तो विजय के साथ इन्होंने जाके अच्छा किया है, बुरा हुँ, किया है। अभी आप देखें कि अपोज़िशन पार्टीज़ की मीटिंग जो कांग्रेस ने बुलाई है 8 को, जी। अब डीएमके ने कहा है कि हम उसमें साथ नहीं जाएँगे। लोकसभा में उन्होंने अपना सीट अलग कर लिया। हुँ, अब डीएमके आपका साथ छोड़ दे, सपोज़ तृणमूल कांग्रेस में भी एमपीज़ में अगर स्प्लिट हो जाए, तो आपका जो स्ट्रेंथ बचेगा, हुँ, अभी ऑलरेडी सरकार की तरफ से आप सुन रहे हैं कि वो जो उन्होंने महिला विधेयक को जो है सो आगे लाने के लिए और परिसीमन डिलिमिटेशन को करने के लिए जो बिल सब लाए थे, जी। सरकार सोच रही है फिर से लाए, क्योंकि अगर डीएमके अगर आपके साथ नहीं गया, हुँ, हालाँकि मुझे लगता नहीं है बिकॉज़ डीएमके का उस पे एक प्रिंसिपल स्टैंड है, हुँ, लेकिन अगर कांग्रेस से उस मामले में स्प्लिट हो गया, तृणमूल कांग्रेस उतना एकजुट नहीं रही, तो सरकार को उसमें एक अपॉर्च्युनिटी दिखती है कि शायद आप किसी तरह से उन सारे बिल्स को फिर से अगली बार लाके निकाल लें। जी। तो वो कांग्रेस के लिए बड़ा धक्का होगा। क्या 2 मिनिस्टर और 1 राज्यसभा पाना मतलब वर्थ है इसके लिए? हुँ, बिकॉज़ ऐसा नहीं कि उसकी आपकी पार्टी को एक्सपैंड कर रही है ग्रास रूट्स पे। जी। मतलब बस आपको थोड़ा-सा पावर में हल्का सा थोड़ा छोटा-सा शेयर मिल गया है। हुँ, हुँ, अगर आप इसमें खुश हैं, लोग कह रहे हैं आपने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है, तो ख़ैर आगे की बात है। केरला में देखिए, केरला में ठीक है, उन्होंने डिसीज़न कांग्रेस हाईकमान का सही रहा है और अच्छा है कि जो केसी वेणुगोपाल जो हाईकमान के आदमी थे, उनको अगर इम्पोज़ किया जाता, तो मुश्किल हो सकती थी बिकॉज़ आपने देखा कि वहाँ प्रोटेस्ट शुरू हो गया ग्राउंड पे सतीशन के सपोर्ट में। जी। और मेजर सपोर्ट अपने कांग्रेस के अपने वर्कर्स में और जनता में सतीशन के बारे में था। तो कांग्रेस ने उसमें सही डिसीज़न लिया, वो आप मान सकते हैं। शिव कुमार और सिद्धारमैया में भी देखिए, अब उसमें था कि टाला नहीं जा सकता था, क्योंकि 2 ही साल बचे हैं। नहीं टालते-टालते आपने देखा कि राजस्थान में क्या हुआ, फिर पिछले चुनाव हार गए गहलोत वर्सेस सचिन पायलट करते-करते में। आपने छत्तीसगढ़ में देखा कैसे हो गया। हुँ, तो ये रिस्क आप नहीं ले सकते थे। प्लस डीके शिव कुमार लगातार पुश कर रहे थे कि अब नहीं तो कब, क्योंकि जी। इनका अपना एग्रीमेंट था, एक अनरिटन एग्रीमेंट की आधे टर्म के बाद डीके शिव कुमार को दिया जाएगा। तो एक पूरा पॉलिसी पैरालिसिस कर्नाटक में हो गया था। हुँ, तो कांग्रेस ने एक डिसाइसिव वे में हाईकमान ने जाके डिसीजन लिया। तो कह सकते हैं कि हाँ, ये जो सारे स्टेप्स हैं, सही हो गलत हो, आगे जो भी इसका इम्पैक्ट होगा पता नहीं, लेकिन इस मामले में कह सकें इन्होंने एक थोड़ा-सा एक इनिशिएटिव इस बार दिखाया है, जो कि अब तक जिस तरह से पार्टी चलाते रहे, उससे थोड़ा-सा लगा कि ज़्यादा कॉन्शियस होके डिसाइसिव वे में कर रहा है। देखिए अगला सवाल सत्यप्रज्ञन दास का है, वो बोल रहे हैं अब जब सिद्धरमैया की जगह कोई और आ गया है तो मुझे नहीं लगता कि डीके शिवकुमार लिंगायत को अलग धर्म का दर्जा दिलाने के लिए जोरदार लड़ाई लड़ेंगे। आप इसे और सरना को अलग धर्म का दर्जा देने जैसी दूसरी मांगों के भविष्य को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, लिंगायत को अलग धर्म देने का इस बार तो सिद्धारमैया ने इस टर्म में उन्होंने भी चुप हो गए थे वो। हुँ, आपको याद होगा वो 2018 चुनाव के पहले सिद्धारमैया ने एक ये प खेला था जी। दाँव हुँ, कि शायद इसे लिंगायत सपोर्ट मिले। हुँ,
लेकिन वो मिला नहीं फिर उस पे। डीके शिव कुमार कहीं भी इस पे कभी इसके सपोर्ट में नहीं रहे, उन्होंने कभी बोला नहीं इस इशू को हम्म, लेके। तो वो इशू अब है नहीं, लिंगायत को अलग धर्म वाला वो इशू कर्नाटक में अब खत्म हो गया है इशू। सरना वाले पे देखिए वहाँ पे झारखंड में आपको डिमांड दिख रहा है, कहीं कहीं जगह से बात होती रहती है सरना को अलग रिलीजन बनाने की, लेकिन सेंटर से या कोई भी बड़ी पार्टी जो है उसको सपोर्ट हम्म, नहीं कर रही है। आपने देखा कुछ दिन पहले दिल्ली में एक पूरा ट्राइबल्स का एक बहुत बड़ा रैली हुआ था, उसमें जी, आपने लोगों ने सुना कि चूंकि वो एक आरएसएस बीजेपी स्पॉन्सर्ड था वो हम्म, रैली, उनका बैक्ड। अब उसमें बात हो रही है बेसिकली कि सरना और सनातन एक ही है, हालांकि इस जी, पे अगेन आपकी जो आपने जो स्टोरी की है इस पे सरना सनातन और कैसे अलग अलग है, जो लोग कह रहे हैं जी, जी, अलग अलग विचार है इस पूरे इशू को हम्म, लेके, आपकी स्टोरी में आप उसको आप मेरे ख्याल से आप आर्टिकल वो भी अपलोड कर दें जी, आप, जी, जी, कि अब जो रैली इसमें चली अब तो ये है कि जो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं हम्म, उनको आप सॉरी कन्वर्टेड ट्राइबल्स जो हैं जो क्रिश्चियंस हो गए हम्म, उनको आप डिलिस्ट कीजिए, उनको आप एसटी में नहीं रख सकते हैं। जी, तो अभी दूसरा दूसरा डिबेट है, हालांकि डिबेट पुराना है, काफी दिनों से हम्म, संघ परिवार की तरफ से डिबेट मतलब शुरू हो चुका है, हम्म, लेकिन आपने दिल्ली में जो आप जमघट आपने देखा इतने लोग आए, तो उस पे पुश हो रहा है। हम्म, तो एक सरना वाला एक थोड़ा बैकसीट पे चला गया है, बिकॉज कोई भी मेजर पार्टी इसको लेके जो है उस तरह से बोल नहीं रही है। जी, और आपका मेन बीजेपी जो है एक दूसरी दूसरी तरफ डिबेट को ले जा रही है, जहाँ की सरना और सनातन को कह रहे हैं कि सब एक ही है, इसमें अलग अलग नहीं है। तो ये डिबेट का पॉइंट है, मतलब जी, कहाँ तक जाएगा, लेकिन हम्म, हाँ जो मेन क्वेश्चन आपका है कि सरना का अलग रिलीजन वाला वो सेंटर भी सपोर्ट नहीं करती, मेन पार्टी जैसा मैंने कहा यहाँ पे कोई बात नहीं हो, तो इसलिए उसको बहुत बियॉन्ड ए पॉइंट ये डिबेट चलेगा नहीं फिर। देखिए, आखिरी 2 सवाल लूँगी। हम्म। संकल्प का सवाल है, 2024 के बाद कांग्रेस ने गलत सबक क्यों लिए? राहुल गांधी को पक्का यकीन है कि कोई क्रांति होगी और मोदी गद्दाफी की तरह सत्ता से हट जाएँगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में लोकल बॉडी चुनाव हार गई, जहाँ उसकी सरकार है। पार्टी को संगठनात्मक या फिर ऑर्गेनाइजेशनल रूप से मजबूत करने को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा में आसानी से सफलता मिल सकती है। वो बेसिकली बोल रहे हैं, वो लो हैंगिंग फ्रूट्स बुला रहे हैं उनको। ये सही कह रहे हैं, और ये हुँ, एक्चुअली इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखो, पहले जो कर्नाटक का क्वेश्चन हम डील कर रहे थे, हुँ, ये कि पार्टी ने डिसाइसिव स्टेप्स लिए हैं, जी, वो सारे आपके साउथ में तो वो सब सही हैं, हुँ, लेकिन उसके बाहर अब क्या करें? अब डिसीजन लेना यहाँ ड्राइंग रूम में डिबेट करके लीडर्स को बुला के बातचीत कर लेना, वो सब फिर भी ठीक है। हुँ, ग्राउंड पे क्या इन्होंने बात की हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल में मैं कुछ ही दिन पहले गया हुआ था, वहाँ लोगों से बात हुँ, हुई। सरकार ने ऑलरेडी, कांग्रेस सरकार मान के बैठी हुई है कि 2 साल बाद हमें हमें जाना ही है, हुँ, तो 2 साल बाद भी नहीं बचे, 2027 का चुनाव है हुँ, उनका। मतलब आप कह लें 1.5 साल बचा है, 1.5 साल भी नहीं है, मतलब गुजरात उसके बाद हिमाचल साथ में जाते हैं ये लोग। तो गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। हुँ, बहुत मेजर रिजेंटमेंट है और जनरल फीलिंग है वहाँ के कांग्रेसियों में कि सुखविंदर सुक्खू चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने एकदम हथियार डाल दिए हैं। भाई जितना दिन सत्ता में रह लो अब, कुछ होना जाना है नहीं, तो कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे। हुँ, तो वहाँ हथियार डाला हुआ है। तो सिविक पोल्स में जब आपको रिजल्ट निकल के आया, वो उसका एक वही एक रिफ्लेक्शन है। केवल इसी का हिमाचल की क्यों बात कर रहे हैं? पंजाब के सिविक पोल्स में देखें क्या हालत हुई है। मतलब डिस्टेंट सेकंड है। जबकि जनरली एक बाहरी इंप्रेशन है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत विफल रही है। हुँ, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस उसको नहीं कर पाई है उसको कैपिटलाइज़, और अभी भी जब चुनाव की बात आती है तो कांग्रेस काफ़ी पीछे है। गुजरात सिविक पोल्स ने पूरा स्वीप कर लिया बीजेपी ने, कांग्रेस कहीं नहीं है। गुजरात में भी अगले साल इलेक्शन है। तो ये जो, और बाकी जगह की बात ही नहीं करी, यूपी में क्या कर रहे हैं या मध्य प्रदेश में क्या कर रहे हैं, राजस्थान में क्या कर रहे हैं। राजस्थान में तो फिर भी चले कुछ दिख रहा है, कुछ मतलब पार्टी थोड़ा एक्शन में है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स है। बिहार देख लीजिए, मतलब जैसे कि कांग्रेस भूल गई है, कांग्रेस हाईकमान की बाकी स्टेट्स में ही पार्टी को चलानी है। हुँ, तो लोग बात कर रहे हैं कि सदर्न स्टेट्स में कैसे डिसाइसिव हुई कांग्रेस, कांग्रेस लीडरशिप ने लिया, लेकिन वहां तो आप जीत चुके हैं, वहां आपका लोकल लीडरशिप स्ट्रांग है। लेकिन जिन जिन स्टेट्स में आप खत्म होते जा रहे हैं, वहां रिवाइवल की कोई कोशिश नहीं देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। मतलब अब ये भी उन्होंने कंपेयर किया, उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जनरल जो कांग्रेस का एक सेंस दिख रहा है कि अपने आप मोदी सरकार के खिलाफ इतना हो जाएगा रिजेंटमेंट हुँ। कि कांग्रेस को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, आज का आखिरी सवाल लूँगी। विपिन गुप्ता का बोल रहे हैं, पंजाब लोकल बॉडी इलेक्शन से रिलेटेड है उनका सवाल। वहाँ के रिजल्ट से क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है? आप पार्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग है? क्या कांग्रेस या बीजेपी और सैड एसएडी का कोई चांस है?
देखिए, आम आदमी पार्टी के खिलाफ रिजेंटमेंट तो ग्राउंड पे लगातार रिपोर्ट्स हम लोग भी जाके देखते रहे। हुँ, जब भी उधर जाते भी हैं तो आपको मिलेगा। हुँ, लेकिन जो आप ये सिविक पोल्स का रिजल्ट जो आपने देखा, उससे लगता है कि ये नेशनल लेवल वाली बात है कि आप हुँ, अगर पूरा खुश नहीं भी हैं सरकार से, हुँ, लेकिन अपोज़िशन है ही नहीं। पंजाब में भी वही हालत अब देख रहे हैं। हुँ, कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है, मतलब अब चुनाव सर पे आ चुका है। इतने जी, दिनों में क्या किया है कांग्रेस, कुछ नहीं अब दिख रहा है। हुँ, अब बात थोड़ी है कि शायद पीसीसी चीफ चेंज करेंगे, कुछ नए चेहरे लाएँगे। ऐसे चेहरे नए लाने से, नए लोगों को ऑर्गेनाइज़ेशन के ऊपर बैठाने से कोई ऐसा चेंज नहीं होता, क्योंकि ग्रास रूट्स पे आप इनएक्टिव रहे कॉन्स्टेंटली। हुँ, तो ये सिविक पोल्स आपको ये दिखाता है, हुँ, सिविक पोल का रिजल्ट्स, हुँ, कि लोग नाखुश भी होंगे। हुँ, वहाँ पे भगवंत मान की सरकार नकारा साबित भी हुई होगी, जो हुँ, आप जनरली देखें वहाँ पे तो गवर्नेंस के नाम पे ऐसा कुछ नहीं है। जी, लेकिन लोग अभी भी कांग्रेस में अल्टरनेटिव नहीं देख रहे हैं। कांग्रेस ने ज़मीन पे ऐसा कुछ काम नहीं किया है हुँ, कि लोगों का कॉन्फिडेंस फिर से वो जीत पाए। अभी तक तो वही लग रहा है। हाँ, हाँ। अभी कुछ महीने बचे हुए हैं, देखिए मतलब कैसे आप खेल मतलब अनफोल्ड करता है सब जी, कुछ। नज़र बनाए रखेंगे। इसी हुँ, बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आप सभी को बता दूँ ऑफ़ कोर्स मेरी सहकर्मी नीलम पांडे यूजुअली ये हुँ। शो होस्ट करती हैं, लेकिन आज कुछ कारणों की वज़ह से वो नहीं आ पाईं, इसलिए मैं ये शो होस्ट कर रही हूँ। लेकिन अगले हफ़्ते नीलम आपसे दोबारा इस शो पे नीलम और डीके दोनों मिलेंगे। इस एपिसोड के लिए आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।